हेलो फ्रेंड्स, हम मराठा राज्य यानी शिवाजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पुरंदर की संधि तक चर्चा कर ली थी। इसके बाद आज हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं किस मुगल शासक के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। सही जवाब क्या होगा? औरंगजेब। कल भी हमने चर्चा की थी, यानी 1666 में जयसिंह के कहने पर, क्योंकि पुरंदर की संधि में किसकी भूमिका है? मिर्जा राजा जयसिंह। तो जयसिंह के कहने पर शिवाजी और उसका पुत्र है संभाजी, शिवाजी के पुत्र हैं संभाजी, ये आगरा में उपस्थित होते हैं। दोनों कहाँ उपस्थित हुए? आगरा में। अब यहाँ औरंगजेब ने उन्हें 5000 की मनसबदारी की पंक्ति में खड़ा कर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी और उसके पुत्र को 5000 की मनसबदारी में खड़ा कर दिया, यानी पंक्ति बनी हुई थी उसमें खड़ा कर दिया। तो शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा और अपना अपमान समझकर वो यहाँ से उठ करके चले गए, यानी यहाँ से चले जाते हैं। और जब यहाँ से चले जाते हैं तो शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया और शिवाजी को कैद करके रखा गया जयपुर महल में। ये आगरा में है जयपुर महल, जयपुर महल। यहाँ शिवाजी को कैद करके रखा गया। अब शिवाजी यहाँ यानी चालाकी से या चतुराई से अपने सौतेले भाई, इनका सौतेला भाई था हीरोजी फर्जंद। इनका सौतेला भाई था। तो ये यहाँ जेल में इनको लेटाकर खुद फरार हो जाते हैं और सितंबर 1666 में शिवाजी रायगढ़ पहुंच गए। सितंबर 1666 में शिवाजी वापस कहाँ पहुंच जाते हैं? रायगढ़ पहुंच जाते हैं। तो औरंगजेब ने मुअज्जम के कहने पर, औरंगजेब ने किसके कहने पर? मुअज्जम के कहने पर शिवाजी को कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि दी। तो उत्तर क्या होगा? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिवाजी ने कोडाना किले को जीतकर उसका नाम सिंहगढ़ रखा। कोडाना किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? सिंहगढ़। यानी 1670 में शिवाजी का मुगलों के साथ पुनः संघर्ष शुरू हो जाता है। शिवाजी का मुगलों के साथ पुनः संघर्ष शुरू हो जाता है 1670 में। और 1670 में ही उसने कोडाना के किले को जीत लिया और इस किले का नाम बदलकर क्या रखा था? सिंहगढ़। ध्यान रखना है। तो शिवाजी के द्वारा किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया? उसका सही जवाब होगा कोडाना का किला। कोडाना अभियान के दौरान शिवाजी के सेनापति तानाजी मालसेरे की मृत्यु हो गई थी। ये बात भी सही है, ये भी सही है। कोडाना अभियान के दौरान शिवाजी के सेनापति तानाजी मालसेरे की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के द्वारा अक्टूबर 1670 में सूरत को दूसरी बार लूटा गया। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं सूरत को पहली बार कब लूटा गया था? 1664 में। सूरत को पहली बार कब लूटा गया था? 1664 में। और इसके बाद सूरत को दूसरी बार कब लूटा गया है? 1670 में। कब लूटा गया है? 1670 में। शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर जॉर्ज ऑक्सीडेन उपस्थित था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है, यानी शिवाजी के 2 राज्याभिषेक होंगे, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर जॉर्ज ऑक्सीडेन उपस्थित था। तो राज्याभिषेक के अवसर पर जॉर्ज ऑक्सीडेन उपस्थित नहीं था, हेनरी ऑक्सीडेन उपस्थित था। राज्याभिषेक के अवसर पर हेनरी ऑक्सीडेन उपस्थित था। ध्यान रखना है, जॉर्ज ऑक्सीडेन उपस्थित नहीं है। जॉर्ज ऑक्सीडेन की यदि हम बात करें, ये तो जब सूरत में प्रथम लूट की जाती है शिवाजी के द्वारा 1664 में, उस समय सूरत का गवर्नर था।
उस समय ये तो कहाँ का गवर्नर था, सूरत का। सूरत का गवर्नर कौन है, जॉर्ज ऑक्सीडेंट। यानी जब सूरत को लूटा गया था 1664 में, लेकिन जब शिवाजी का राज्याभिषेक होता है उस समय कौन अंग्रेज उपस्थित था, कौन अंग्रेज उपस्थित था, हेनरी ऑक्सीडेंट। हेनरी ऑक्सीडेंट, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस वर्ष वाणी डिंडोरी के युद्ध में मुगलों को पराजित किया। शिवाजी ने किस वर्ष वाणी डिंडोरी के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। तो इसका सही जवाब होगा 1670। यानी 1670 की बात करें तो 1670 में शिवाजी दूसरी बार सूरत को लूटते हैं, और सूरत को दूसरी बार लूटने के दौरान जब वे वापस आते हैं, यानी कंचन मंचन दर्रा है एक, कंचन मंचन दर्रा, कंचन मंचन दर्रे के समीप वाणी डिंडोरी का युद्ध होता है, और इस युद्ध में शिवाजी मुगलों को पराजित कर देते हैं। तो हमसे वर्ष पूछा गया है 1670। अगर हम 1672 की बात करें, 1672 में शिवाजी ने मुगलों को सलहेर के युद्ध में पराजित किया था। कौन से युद्ध में पराजित किया था, सलहेर के युद्ध में। ध्यान रखना, ये फैक्ट हैं सीधे सीधे। तो 1672 में शिवाजी का जो पेशवा था वो था मोरोपंत पिंगले। मोरोपंत पिंगले के नेतृत्व में मुगलों की सेना को पराजित किया गया था 1672 में। कब किया गया, 1672 में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से यानी हर ऑप्शन के अनुसार एक क्वेश्चन क्लियर होता है, तो एक ही क्वेश्चन से ही 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक जून 1674 को रायगढ़ में हुआ। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि इसमें ये पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन पहला है, शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक जून 1674 में, जून 1600 यानी 15 जून 1674 को रायगढ़ में हुआ। और ये जो राज्याभिषेक है ये किसके सानिध्य में होता है, काशी के ब्राह्मण हैं, और जिनका नाम क्या है, गंगा भट्ट। काशी के ब्राह्मण कौन है, गंगा भट्ट। इनके नेतृत्व में, इनके द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया, और राज्याभिषेक के अवसर पर इन्होंने छत्रपति गो ब्राह्मण प्रतिपालक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक और हिंदू पातशाही की उपाधि धारण की। हिंदू पातशाही की उपाधि इनके द्वारा धारण की जाती है, ध्यान रखना है। और हम इससे पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि राज्याभिषेक के अवसर पर इन्होंने अपनी पत्नी सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया था। राजमहिषी इसको घोषित किया था, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन बी है, शिवाजी का द्वितीय राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा किया गया। तो जो दूसरा राज्याभिषेक है, यानी पहले राज्याभिषेक के 12 दिन बाद, पहले राज्याभिषेक के 12 दिन बाद इनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया था। माता जीजाबाई का देहांत हुआ, इसीलिए शिवाजी के द्वारा अक्टूबर, अगर हम वर्ष की बात करें तो ये 4 अक्टूबर की बात है, 4 अक्टूबर 1674, 4 अक्टूबर 1674 को द्वितीय राज्याभिषेक करवाते हैं निश्चलपुरी गोस्वामी से, यानी तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक करवाया जाता है। दूसरी बार इन्होंने तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक करवाया। और निश्चलपुरी गोस्वामी का संबंध कहाँ से है, कांची दक्षिण भारत में, कांची यहाँ से इनका संबंध है, और इनके द्वारा दूसरा राज्याभिषेक करवाया गया। शिवाजी के द्वारा 1677-78 ईस्वी में पूर्वी कर्नाटक पर अंतिम अभियान किया गया था, ये बात भी सही है। शिवाजी के द्वारा 1677-78 ईस्वी में पूर्वी कर्नाटक पर अंतिम अभियान किया गया था, पूर्वी कर्नाटक पर अंतिम अभियान। अगर हम अंतिम विजय की बात करें, अंतिम विजय, शिवाजी की अंतिम विजय मानी जाती है जिंजी।
ध्यान रखना है। शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी मानी जाती है? जिंजी की विजय 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में। और जिंजी को इसने दक्षिण भाग की राजधानी बनाया था। जिंजी को इन्होंने दक्षिण भारत या दक्षिण भाग की अपनी राजधानी बनाया। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चर्चा करें, अप्रैल 1680 में शिवाजी का देहांत तोरण के किले में हुआ। देहांत तोरण के किले में हुआ, तो तोरण के किले में नहीं, रायगढ़ के किले में हुआ था। शिवाजी का देहांत कहाँ होता है? रायगढ़ के किले में। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। ऑप्शन डी है, ये सही नहीं है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। शिवाजी ने किसके नेतृत्व में नौसेना का गठन किया था? शिवाजी ने किसके नेतृत्व में नौसेना का गठन किया था? तो नौसेना का जो गठन है वो दरिया सारंग के नेतृत्व में होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? दरिया सारंग। यानी नौसेना का जो गठन है दरिया सारंग के नेतृत्व में हुआ। और नौसेना का गठन करने का जो मुख्य कारण था वो था जंजीरा टापू के अधिपति एबीसीनियाई सिद्दियों को पराजित करना। यद्यपि शिवाजी जंजीरा टापू में कौन रहते थे? एबीसीनियाई सिद्दी। एबीसीनियाई सिद्दी ये यानी शिवाजी इनको पराजित नहीं कर सका था। ध्यान रखना है, शिवाजी जंजीरा टापू के एबीसीनियाई सिद्दियों को पराजित नहीं कर सके थे, इतना ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन है दरिया सारंग। तो नौसेना का जो गठन है वो किसके नेतृत्व में होता है? दरिया सारंग के नेतृत्व में। ऑप्शन बी है साम्राज्य नीलकंठ। ये तो शिवाजी के प्रथम पेशवा थे, साम्राज्य नीलकंठ ये शिवाजी के प्रथम पेशवा थे। उसके बाद है मोरोपंत पिंगले, ये शिवाजी के दूसरे पेशवा बने। यानी नीलकंठ साम्राज्य के बाद ये शिवाजी के क्या बनते हैं? पेशवा। तो पहले पेशवा तो कौन थे? साम्राज्य नीलकंठ। इसके बाद ऑप्शन सी है बालकृष्ण पंत हनुमंते। बालकृष्ण पंत हनुमंते ये शिवाजी के प्रथम अमात्य थे। अमात्य या मजूमदार? अमात्य अथवा मजूमदार। तो अमात्य या मजूमदार कौन होता था? ये वित्त मंत्री होता था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिवाजी के प्रशासन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसका प्रशासन मुगल एवं दक्षिणी राज्यों के प्रशासन से प्रभावित था, ये सही बात है। शिवाजी का जो प्रशासन है वो मुगल और दक्षिणी राज्यों के प्रशासन से प्रभावित था। उसके प्रशासन में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे। उसके प्रशासन में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे। उसके प्रशासन को निरंकुश लोक हितवादी कहा जाता है। ये जो अष्टप्रधान होता था यानी इसे मंत्री परिषद कह सकते हैं अपन। इसे क्या कह सकते हैं? मंत्री परिषद कह सकते हैं। लेकिन ये मंत्रिमंडल नहीं है, ये मंत्रिमंडल नहीं है। यानी शिवाजी इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। शिवाजी इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते थे। और यदि हम बात करें इसका जो प्रशासन है मुगल और दक्षिणी राज्यों के प्रशासन से प्रभावित था, सही बात है। उसके प्रशासन में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे। उसके प्रशासन को निरंकुश लोक हितवादी कहा जाता है। और अगर हम बात करें प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था। प्रशासन का जो शीर्ष है उस पर राजा होता था और राजा को क्या कहा जाता था? छत्रपति। राजा को छत्रपति कहा जाता था। और राजा ही अंतिम न्यायाधीश और सेनापति होता था। यानी सेनापति और न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कार्य किसका होता था? राजा का होता था। शिवाजी के प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था। ये बात गलत है, क्योंकि प्रशासन का जो प्रमुख है वो कौन होता था? राजा। और राजा को क्या कहा जाता था? छत्रपति कहा जाता था। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी होगा।
शिवाजी के अष्टप्रधान से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? शिवाजी के अष्टप्रधान से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है पेशवा। पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री। पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री। और अगर हम इसकी चर्चा करें, हम एक एक पे चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का जो कार्य क्या था, वो संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना, शासन की देखभाल करना, संपूर्ण प्रशासन की देखभाल करना। तो शिवाजी के अष्टप्रधान से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो ऑप्शन पहला है पेशवा, प्रधानमंत्री। अगर हम इसकी बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना, एक तो इसका कार्य क्या होता था? संपूर्ण राज्य के प्रशासन की देखभाल करना। और अगर राजा उपस्थित नहीं है, राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करना, कार्यों को संचालित करना, यह संपूर्ण कार्य करना। और प्रथम पेशवा, शिवाजी के समय प्रथम पेशवा कौन थे? साम्राज नीलकंठ। साम्राज नीलकंठ प्रथम पेशवा थे। और उसके बाद अन्य पेशवा कौन बनते हैं? मोरोपंत पिंगले, ध्यान रखना है, मोरोपंत पिंगले पेशवा बने। उसके बाद ऑप्शन बी है अमात्य वित्त मंत्री। अमात्य अथवा मजूमदार भी कह सकते हैं इसे। अमात्य को क्या कहा जाता है? मजूमदार भी कहा जाता है। तो ये जो अमात्य है, ये वित्त मंत्री होता था, वित्त मंत्री होता था। और इसका कार्य क्या था? राज्य की आय और व्यय की जांच करना, आय व्यय की जांच करना। इसका कार्य क्या होता था? आय और व्यय की जांच करना। और इसे राजस्व मंत्री भी कह सकते हैं, इसे राजस्व मंत्री भी कहा जा सकता है। और प्रथम अमात्य कौन थे? प्रथम अमात्य कौन थे? बाल कृष्ण पंत हनुमंते। बाल कृष्ण पंत हनुमंते, ये क्या थे? पहले अमात्य। दूसरे थे रामचंद्र नीलकंठ, या नीलोजी रामचंद्र नीलकंठ। इसके बाद ऑप्शन सी है वाक्यानवीस विदेश मंत्री। वाक्यानवीस विदेश मंत्री नहीं होता था, वाक्यानवीस को मंत्री कहा जाता था। वाक्यानवीस को क्या कहा जाता था? मंत्री कहा जाता था। और ये वर्तमान में गृह मंत्री की भांति होता था। वर्तमान में किसकी तरह कार्य करता था? गृह मंत्री की तरह कार्य करता था। वही राज्य की दैनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करता था। राज्य की दैनिक गतिविधियां, या राज्य की दैनिक गतिविधियां और दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही लिखता था। दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही लिखने का कार्य कौन करता था? वाक्यानवश करता था। ये गुप्तचर व्यवस्था का भी ध्यान रखता था। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था का भी देखभाल करता था। ये जासूसी विभाग का अध्यक्ष होता था। और राजा के जीवन की सुरक्षा की देखभाल का कार्य भी इसी का होता था। तो उत्तर तो हमारा यही होगा, क्योंकि वाक्यानवीस विदेश मंत्री नहीं होता था। विदेश मंत्री किसे कहा जाता था? विदेश मंत्री किसे कहा जाता था? दबीर या सुमंत को। विदेश मंत्री के रूप में कौन आएगा? दबीर या सुमंत। दबीर या सुमंत क्या कहलाता था? विदेश मंत्री। सचिव राजकीय पत्राचारी, सचिव राजकीय पत्राचारी, यानी सचिव को क्या कहा जाता था? सचिव की यदि हम बात करें, सचिव को चिटनिस
सचिव को किस नाम से भी जाना जाता है? चिटनिस के भी नाम से जाना जाता है। इसे सुरुनवीस भी कह सकते हैं, सुरुनवीस, सुरुनवीस, चिटनिस या सुरुनवीस भी कह सकते हैं। और ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखने का कार्य, परगने का हिसाब किताब की जांच करने का कार्य भी किसका होता था? सचिव का। तो हमसे पूछा गया कि सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा सी। शिवाजी के समय विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? दबीर या सुमंत, दबीर या सुमंत कहा जाता था। और इनके जो विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री का नाम था रामचंद्र त्रिबंक, रामचंद्र त्रिबंक। ये कौन होता था उस समय? विदेश मंत्री। ऑप्शन बी है सेनापति या सर ए नौबत, यानी विदेश मंत्री किसको कहा जाता था? उत्तर तो आ गया हमारा दबीर या सुमंत। ऑप्शन बी है सेनापति अथवा सर ए नौबत, सेनापति अथवा सर ए नौबत। ये जो सेनापति होता था, इसका कार्य क्या होता था? एक तो सेना की भर्ती करना, इसका कार्य क्या होता था? सेना की भर्ती करना, सेना में संगठन तैयार करना, सेना में अनुशासन बनाए रखना, सेना में अनुशासन बनाए रखने का कार्य कौन करता था? सर ए नौबत या सेनापति। और उसके समय सेनापति कौन था? हम्मीर राव मोहिते, हम्मीर राव मोहिते। ये शिवाजी का क्या था? सेनापति था, शिवाजी का सेनापति। ऑप्शन सी है पंडित राव अथवा सदर मुहतसिब, यानी नाम से पता चल रहा है ये धार्मिक कार्यों की देखभाल करता था, ये धार्मिक कार्य देखता था। पंडित राव अथवा सदर मुहतसिब ये धार्मिक कार्यों में, यानी धार्मिक मामलों में राजा का प्रमुख परामर्शदात्री होता था। इसके बाद है न्यायाधीश, राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था, राजा के बाद है ये, यानी शिवाजी के बाद, राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होता था। और लेकिन मुख्य सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश, अंतिम न्यायाधीश कौन होता था? राजा ही होता था, राजा ही होता था। अगर हम बात करें सेनापति के अलावा, सेनापति के अलावा सभी मंत्री, जो भी मंत्री होते थे वो मंत्री कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। एक तो ये ध्यान रखना है, सेनापति के अलावा सभी मंत्री कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे, सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। इसी प्रकार यदि हम बात करें, एक तो पंडित राव, एक तो है पंडित राव और एक है न्यायाधीश। पंडित राव और न्यायाधीश, अगर इन दोनों की हम बात करें, इन दोनों को यानी असैनिक कार्यों के साथ साथ, असैनिक कार्यों के साथ साथ इन्हें सैनिक कार्य भी, इनके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों के अलावा, यानी पंडित राव और न्यायाधीश के अलावा ये तो केवल असैनिक कार्य ही करेंगे, यानी इनके अलावा जो भी मंत्री थे उन्हें असैनिक कार्यों के अलावा सैनिक कार्य भी पूरे करने पड़ते थे, इतना ध्यान रखना है। तो ये दोनों केवल असैनिक कार्यों से संबंधित रहेंगे, लेकिन इनके अलावा जो 6 और हैं, यानी अष्टप्रधान में 6 और हैं, वो 6 असैनिक के अलावा सैनिक कार्य भी करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होती थी। इसी प्रकार यदि हम बात करें शिवाजी के समय जो सचिवालय था, मराठा सचिवालय, मराठा सचिवालय, शिवाजी के समय जो मराठा सचिवालय था उसे क्या कहा जाता था? फाद कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? फाद कहा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
शिवाजी के समय प्रथम पेशवा कौन थे? साम्राज नीलकंठ, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। साम्राज नीलकंठ। मोरोपंत पिंगले ये भी पेशवा थे, लेकिन ये इसके बाद बने थे, हमसे प्रथम पूछा गया है, तो प्रथम कौन थे? साम्राज नीलकंठ। उसके बाद है बाल कृष्ण पंत हनुमंते। बाल कृष्ण पंत हनुमंते ये प्रथम अमात्य थे, यानी प्रथम वित्त मंत्री थे। प्रथम अमात्य शिवाजी के समय प्रथम अमात्य कौन थे? बालकृष्ण पंत हनुमंते। और हम्मीर राव मोहिते कौन थे? शिवाजी के सेनापति। ये कौन थे? शिवाजी के सेनापति। शिवाजी के अष्टप्रधान से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेनापति के अतिरिक्त सभी मंत्री प्राय ब्राह्मण होते थे, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सेनापति के अलावा सभी मंत्री प्राय क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अधिकारियों का एक कार्यालय होता था। प्रत्येक मंत्री के अधीन यानी 8 मंत्री होते हैं और उन प्रत्येक मंत्रियों के अधीन 8 अधिकारियों का एक कार्यालय होता था। 8 मंत्रियों का कार्यालय, अधिकारियों का कार्यालय होता था। मजूमदार लेखा परीक्षक और फडनीस उप लेखा परीक्षक होता था। ये जो 8 अधिकारी हैं उनमें ही 2 की चर्चा हो रही है। मजूमदार यानी लेखा परीक्षक को क्या कहा जाता था? मजूमदार कहा जाता था। और फडनीस को उप लेखा परीक्षक कहा जाता था। पत्रचार लिपिक को पोटनिस कहा जाता था। पत्रचार जो लिपिक है उसे पोटनिस नहीं, उसे चिटनिस कहा जाता था। ध्यान रखना है, उसे क्या कहा जाता था? चिटनिस कहा जाता था। पत्राचार लिपिक, ध्यान से समझिए, यानी लेखा परीक्षक या लेखाकार तो कौन होता था? मजूमदार। उप लेखा परीक्षक कौन होता था? फडनीस। पत्राचार लिपिक को क्या कहा जाता था? चिटनिस। पत्राचार लिपिक को चिटनिस कहा जाता था। पोटनिस किसे कहा जाता था? रोकड़िया को। रोकड़िया, धन के बारे में जानकारी रखने वाला रोकड़िया, उसे क्या कहा जाता था? पोटनिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोटनिस कहा जाता था। ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। शिवाजी के समय उत्तरी प्रांत किसके अधीन था? शिवाजी के समय उत्तरी प्रांत किसके अधीन था? अगर हम शिवाजी की बात करें, शिवाजी के समय जो प्रांत थे, प्रांतीय शासन की बात करें हम, शिवाजी के समय प्रांतीय शासन, शिवाजी के समय 2 प्रकार के प्रांत थे। कितने प्रकार के प्रांत हैं? 2। एक तो है स्वराज्य। एक प्रांत कौन सा है? स्वराज्य, यानी यहां शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। स्वराज्य जो प्रांत का प्रकार है ये शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। और दूसरा जो भाग है, यानी प्रांत 2 प्रकार के होते थे। दूसरा है मुल्क एक कादिम। दूसरा है मुल्क एक कादिम। मुल्क ए कादिम। इसकी यदि हम बात करें, ये प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता था। ये प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता था। जो स्वराज्य होता था वो प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। मुल्क ए कादिम या मुगतई भी कह सकते हैं, ये प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता था। और इन प्रांतों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल की जाती थी। चौथ और सरदेश मुखी वसूल की जाती थी। इसके बाद यदि हम बात करें, इसने स्वराज्य प्रांतों को 4 प्रांतों में विभाजित किया है। कितने प्रांतों में विभाजित कर दिया है? स्वराज्य जो प्रांत हैं उनको कुल कितने प्रांतों में? क्योंकि हमने बात की 2 प्रकार के प्रांत हैं, एक तो स्वराज्य है, एक मुगतई या मुल्क एक कादिम है। तो इनमें भी जो स्वराज्य प्रांत होते थे उनको 4 प्रांतों में विभाजित किया गया है। हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तरी प्रांत किसके अधीन होता था? शिवाजी के समय उत्तरी प्रांत का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शन है मोरो त्र्यंबक पिंगले। तो उत्तर यही आएगा। उत्तरी प्रांत का प्रमुख कौन होता था या उत्तरी प्रांत किसके अधीन था? मोरो त्र्यंबक पिंगले। ऑप्शन बी है अन्नाजी दत्तो। अन्नाजी दत्तो के अधीन होता था दक्षिणी पश्चिमी प्रांत। दक्षिणी पश्चिमी प्रांत। तो दक्षिणी पश्चिमी प्रांत किसके अधीन था? अन्नाजी दत्तो के अधीन था। इसके बाद है दत्तोजी पंत। दत्तोजी पंत की यदि हम बात करें, इसके अधीन था दक्षिणी पूर्वी प्रांत।
दक्षिणी पूर्वी प्रांत दत्तोजी पंत के अधीन था। और दक्षिण प्रांत की बात करें रघुनाथ पंत हनुमंते। दक्षिणी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, तो ये चारों एक बार दोबारा देख लें हम। यानी उत्तरी जो प्रांत है वो तो किसके अधीन है, मोरो त्र्यंबक पिंगले। ऑप्शन बी है अन्नाजी दत्तो, ये दक्षिणी पश्चिमी प्रांत। और दत्तोजी पंत के अधीन के कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी प्रांत है। और रघुनाथ पंत हनुमंते ये दक्षिणी प्रांत इनके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, शिवाजी ने प्रत्येक प्रांत को महलों में विभक्त किया था। प्रत्येक प्रांत को किसमें विभक्त कर दिया, महलों में। शिवाजी की सेवा में मावले नामक अंगरक्षक होते थे। ध्यान से समझना है इन लाइनों को, मावले नामक अंगरक्षक होते थे। शिवाजी की घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। और शिवाजी के समय घुड़सवार सेना 3 भागों में विभक्त थी। तो 3 भागों में नहीं, शिवाजी के समय घुड़सवार सेना कितने भागों में विभक्त थी, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो ध्यान रखना है, जो मराठी सेना होती थी, मराठी सेना होती थी, मराठी सेना को कहा जाता था पाइक। पाइक, या अपन कह सकते हैं पैदल सेना को क्या कहा जाता था, पाइक कहा जाता था। ध्यान रखना है, क्योंकि घुड़सवार सेना को तो पागा कहा जा रहा है और पैदल सेना को क्या कहा जाता है, पाइक। तो शिवाजी ने प्रत्येक प्रांत को महलों में विभाजित किया है। शिवाजी की सेवा में मावले नामक अंगरक्षक होते थे। शिवाजी की घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। शिवाजी के समय घुड़सवार सेना 3 भागों में नहीं थी। सेना कितने भागों में है, 2 भागों में। कितने भागों में, यानी घुड़सवार सेना के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक है बरगीर, एक का नाम क्या है, बरगीर। अब बरगीर की यदि हम बात करें, एक तो ये शाही सेना और नियमित सेना होती थी। शाही सेना और नियमित सेना। बरगीर जो घुड़सवार होते थे उनकी यदि हम बात करें तो ये शाही सेना होती थी, राजा की सेना, नियमित सेना होती थी। और इन्हें राज्य की ओर से घोड़े और अस्त्र दिए जाते थे। घोड़े और जो अस्त्र हैं वो किसकी तरफ से मिलते हैं, इन्हें राज्य की ओर से मिलते हैं। तो एक तो प्रकार हो गया बरगीर। दूसरा आता है सिलेदार। दूसरे प्रकार के जो घुड़सवार हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिलेदार कहा जाता है। सिलेदार की यदि हम बात करें, ये अनियमित सेना होती थी। ये अनियमित सेना है, ये स्वतंत्र सैनिक होते थे। ये स्वतंत्र सैनिक होते थे, यानी ये स्वयं घोड़े और अस्त्र शस्त्र की जो अस्त्र शस्त्र हैं ये खुद तैयार करते थे, यानी खुद व्यवस्था करते थे, इतना कह सकते हैं। और इनको वेतन ज़्यादा मिलता था। किससे ज़्यादा वेतन अधिक मिलेगा, इनको बरगीर से अधिक वेतन मिलता था। तो ध्यान रखना है, शिवाजी के समय घुड़सवार सेना 3 भागों में नहीं, कितने भागों में है, 2 भागों में। एक तो है बरगीर और एक है सिलेदार। बरगीर को ही पागा भी कहा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। पैदल सेना का सबसे नीचे का अधिकारी नायक होता था। यद्यपि पैदल सेना को पायक कहा जाता था, पाइक, पैदल सेना को पाइक कहा जाता था, लेकिन पैदल सेना का सबसे नीचे का जो अधिकारी है उसे नायक कहा जाता था। सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। संपूर्ण घुड़सवार के साथ साथ ये पैदल सेना का भी प्रधान होता था। ध्यान रखना है, पैदल सेना। तो पैदल सेना और घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था, सर ए नौबत, यानी सेनापति हो गया। और पैदल सेना का सबसे नीचे का अधिकारी क्या कहलाता था, नायक कहलाता था। शिवाजी ने कोलाबा में जहाजी बेड़े का निर्माण करवाया था। कोलाबा में जहाजी बेड़े का निर्माण करवाया था, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कोलाबा में जहाजी बेड़े का निर्माण करवाया गया था। शिवाजी के समय नौसेना का प्रमुख हवलदार कहलाता था। शिवाजी के समय नौसेना का प्रमुख हवलदार नहीं कहलाता था। शिवाजी के समय नौसेना का प्रमुख सरखेल कहलाता था। सरखेल।
शिवाजी के समय नौसेना का प्रमुख क्या कहलाता था? सरखेल कहलाता था। हवलदार तो किलों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। किलों की सुरक्षा के लिए हवलदार को नियुक्त किया जाता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन होगा डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय हुजूर हाजिर मजलिस क्या था? शिवाजी के समय हुजूर हाजिर मजलिस क्या था? हुजूर हाजिर मजलिस क्या था? कर का एक प्रकार, भूमि का प्रकार, अंतिम न्यायालय। अंतिम न्यायालय को क्या कहा जाता था? हुजूर हाजिर मजलिस। हुजूर हाजिर मजलिस किसे कहा जाता था? अंतिम न्यायालय को कहा जाता था। अगर हम शिवाजी की बात करें, शिवाजी के समय गांव सबसे छोटी इकाई है, ये सामान्य सी बात है। गांव सबसे छोटी इकाई थी और जागीर प्रथा को शिवाजी ने समाप्त कर दिया था। शिवाजी ने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया था और इसने अपने अधिकारियों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया था। नकद वेतन, नगद वेतन दिया जाता था। जागीर प्रथा को शिवाजी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम शिवाजी का राजस्व प्रशासन, शिवाजी का राजस्व प्रशासन, शिवाजी के राजस्व प्रशासन के पश्चात जो सैन्य प्रशासन से संबंधित और अन्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की चर्चा करेंगे। शिवाजी की न्याय व्यवस्था की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।